डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956, एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया गया। जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावडे नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन अवधि कुछ कम थी। वे महार जाति के थे, जो अछूत कहे जाते थे। किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। शिक्षा। अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब M.A. की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया है। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। ये शोध प्रबंध रचनावली के 12वें खंड में प्रकाशित है। कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया 15th गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में M.A. 1915 किया। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के प्रभाव में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधनाभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। फिर वे बड़ौदा से बंबई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहैम कॉलेज, बंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लास एज कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की।
कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने MA, PhD, MSc, बार 8 लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। उनको आधुनिक पश्चिमी समाजों की संरचना की समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं कानूनी दृष्टि से व्यवस्थित ज्ञान था। अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बरता जाता था उसे दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें संगठित किया। कार्यकारिणी सदस्य 1926 में वह बंबई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए। क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन 42-46 के दौर में वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक पहुंचे। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हुए। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वह संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका गहरा संबंध आज के भारत और इस देश के इतिहास से है। शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, पर उनका लेखन केवल शूद्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने दर्शन, इतिहास, राजनीति, आर्थिक विकास आदि अनेक समस्याओं पर विचार किया जिनका संबंध सारे देश की जनता से है। अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। रचनावली अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। अनेक बड़े विचारकों और विद्वानों की तरह वह समस्याओं पर निरंतर विचार करते रहते थे और में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। शूद्रों के बारे में जो बहुत तरह की धारणाएं प्रचलित थी उनका उचित खंडन करते हुए आम्बेडकर ने लिखो शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं? शूद्रों का 10 अनुग्रह पाने की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सुदास ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सुदास ने अश्वमेध कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है और उसे कैसे संबोधन करना चाहिए, इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरंभ से ही ऐसा था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बदर और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा था तो मैत्रायणी और कथक संहिताओं में धनी और समृद्ध शूद्रों का उल्लेख कैसे है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह राज्य का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे। ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र के लिए कहा जाता है कि सेवक के रूप में तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम है। यदि ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए, जैसा कि सुदास के उदाहरण से तथा सायन द्वारा दिए गए अन्य उदाहरणों से मालूम होता है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी। पुस्तकों के कुछ अध्याय लिखे थे, कुछ पूरे और कुछ अधूरे। रचनावली के तीसरे खंड में ऐसी कुछ सामग्री पहली बार प्रकाशित हुई है। इस सामग्री के बारे में संपादकों ने भूमिका में जो कुछ कहा है उससे यही पता चलता है कि 1956 में
डॉक्टर आम्बेडकर के निधन से उनका बहुत सा काम अधूरा रह गया। सामाजिक सुधार। B.R. आम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने अपना संघर्ष तेज कर दिया। सामाजिक समानता के लिए वे प्रयत्नशील हो उठे। आम्बेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गैर ब्राह्मणों ने दी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उन भेदभावों को दूर करना था जिन्हें ब्राह्मणों ने उन पर थोप दिया था। संपूर्ण भारत में दलित जाति के लोगों ने उनके मंदिरों में प्रवेश निषेध एवं इस तरह के अन्य प्रतिबंधों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया, परंतु विदेशी शासन काल में अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों इस बात का भय था कि ऐसा होने से समाज का परंपरावादी एवं रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। अतः क्रांतिकारी समाज सुधार का कार्य केवल स्वतंत्र भारत की सरकार ही कर सकती थी। पुनः सामाजिक पुनरुद्धार की समस्या राजनीतिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार की समस्याओं के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे दलितों के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उनका आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक था। इसी प्रकार इसके लिए उनके बीच शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक अधिकार भी अनिवार्य थे। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। 1920 के दशक में बंबई में एक बार बोलते हुए उन्होंने साफ साफ कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे अंतिम समय तक दलित वर्ग के मसीहा थे और उन्होंने जीवन पर्यंत अछूतोद्धार के लिए कार्य किया। जब महात्मा गांधी ने दलितों को अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल देने के ब्रिटिश नीति के खिलाफ आमरण अनशन किया। सन 1927 में उन्होंने हिंदुओं द्वारा निजी संपत्ति घोषित सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने सन 1937 में बंबई उच्च न्यायालय में यह मुकदमा जीता। डा. आम्बेडकर ने ऋग्वेद से उद्धरण देकर दिखाया है कि आर्य गौर वर्ण के और श्याम वर्ण के भी थे। अश्विनी देवों ने श्याव और रुक्षती का विवाह कराया। श्याव श्याम वर्ण का है और रुक्षती गौर वर्ण की है। अश्विनी वंदना की रक्षा करते हैं और वह गौर वर्ण की है। एक प्रार्थना में ऋषि कहते हैं कि उन्हें पिशंग वर्ण अर्थात भूरे रंग का पुत्र प्राप्त हो। आम्बेडकर का निष्कर्ष है, इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों में रंगभेद की भावना नहीं थी। होती भी कैसे, वे एक रंग के थे ही नहीं, कुछ गोरे थे, कुछ काले थे, कुछ भूरे थे। दशरथ के पुत्र राम श्याम वर्ण के थे। इसी तरह यदुवंशी कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचनाकार दीर्घतमस हैं। उनके नाम से ही प्रतीत होता है वे श्याम वर्ण के थे। आर्यों में एक प्रसिद्ध ऋषि कन थे। ऋग्वेद में उनका जो विवरण मिलता है उससे ज्ञात होता है वे श्याम वर्ण के थे। इसी तरह आम्बेडकर ने इस धारणा का खंडन किया कि आर्य गौरी नस्ल के ही थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने मंदिरों में अछूतों के 16 प्रवेश करने के अधिकार को लेकर भी संघर्ष किया। वह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के शिष्टमंडल के भी सदस्य थे, जहां उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज में विभाजक मानते हुए विरोध किया। 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए आम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्रवक्ताओं ने हमेशा ये कहा है कि वे दलित वर्गों के ट्रस्टी हैं। मुझे विश्वास है कि यह बात सभ्य लोगों की वैसी झूठी बात नहीं है जो आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए कही जाती है। मेरी राय में किसी भी सरकार का ये निश्चित कर्तव्य होगा कि जो धरोहर उसके पास है उसे वह गंवा न सत्र दे। यदि ब्रिटिश सरकार हमें उन लोगों की दया के भरोसे छोड़ देती है जिन्होंने हमारी खुशहाली की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी।
हमारी तबाही और बर्बादी की बुनियाद पर ही ये लोग धनी मानी और बड़े बने हैं। सन 1932 में पुनः समझौते में गांधी और आम्बेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मध्य मार्ग पर सहमत हुए। आम्बेडकर ने शीघ्र ही हरिजनों में अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया और उनकी ओर से कई पत्रिकाएं निकाली। वह हरिजनों के लिए सरकारी विधान परिषदों में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल हुए। आम्बेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के 18 महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स सन 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में आम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत के संविधान की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अछूतों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और चतुराई से इसे संविधान सभा द्वारा पारित कराया। सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर उन्होंने सन 1951 में त्यागपत्र दे दिया। सन 1956 में वह नागपुर में एक समारोह में अपने 2 लाख अछूत साथियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए, क्योंकि छुआछूत अब भी हिंदू धर्म का अंग बनी हुई थी। डॉक्टर आम्बेडकर को सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनीतिक परिचय। येवला, नासिक में 13 अक्टूबर 1935 को आम्बेडकर ने एक रैली को संबोधित किया। 13 अक्टूबर 1935 को आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते आम्बेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर आम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया 20 पंढरपुर बनाने की बात कही। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था, पर उन्होंने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उनकी आलोचना से मिला। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया भी। स्वतंत्र लेबर पार्टी। आम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस सफल और लोकप्रिय पुस्तक में आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। आम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। आम्बेडकर बनाम गांधी। महात्मा गांधी के विपरीत डॉक्टर आम्बेडकर गांवों की अपेक्षा नगरों में एवं ग्रामीण शिल्पों या कृषि की व्यवस्था की तुलना में पश्चिमी समाज की औद्योगिक विकास में भारत और दलितों का भविष्य देखते थे। वे मार्क्सवादी समाजवाद की तुलना में बौद्ध मानववाद के समर्थक थे, जिसके केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना है। आम्बेडकर, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। उनके समकालीनों और आधुनिक विद्वानों ने उनके महात्मा गांधी, जो कि पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता और भेदभाव करने का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, के विरोध की आलोचना है। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर बंबई की विधानसभा में बोलते हुए आम्बेडकर ने कहा,
बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे ये कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। इससे हमारे लोगों में विशिष्ट स्थानीयता की भावना भर गई, उससे बड़ी नागरिक भावना के लिए थोड़ी भी जगह न रही। प्राचीन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत एकताबद्ध जनता के देश के बदले भारत ग्राम पंचायतों का ढीला ढाला समुदाय बन गया। वे सब एक ही राजा की 24 प्रजा थे। इसके सिवा उनके बीच और कोई बंधन नहीं था। गांधी का दर्शन भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक लेकिन रूमानी था, और उनका दृष्टिकोण अस्पृश्यों के प्रति भावनात्मक था। उन्होंने उन्हें हरिजन कहकर पुकारा। आम्बेडकर ने इस विशेषण को सिरे से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को गांव छोड़कर शहर जाकर बसने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु: आम्बेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वो जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों भाग। परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों भाग लिया। एक स्मारक आम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अपने अनुयायियों को उनका संदेश था।